right. Mahesh is not here. Shiva is not here, and some handful of girls are also not here right now. Okay. Priya, good evening. Namrata, good evening. Good evenings. Okay. चलिए. तो पिछली क्लास में हमने हमारी कहानी पढ़ी थी, हमारी ट्रांसलेशन की कहानी हमने देखी थी. सो जब भी हम बात करते हो ट्रांसलेशन के बारे में, तो आपको सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये वो आपका इवेंट है जहां पे हम हमारे mRNA को यूज करेंगे और उसमें से हमारा प्रोटीन बनाएंगे. सो बेसिकली यूज द mRNA. उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम हमारे यहाँ पे प्रोटीन का सीक्वेंस हम डिटरमाइन करेंगे. दैट्स वन थिंग. अब ट्रांसलेशन करने के लिए हम राइबोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ये बात जानते हैं. एंड दिस एंजाइम जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस. ये एंजाइम की मदद से हमारा प्रोसेस यहाँ पे आगे बढ़ेगा. ये एंजाइम आपका यहाँ पे आ चुका है. एंजाइम आपका यहाँ पे कर रहा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यहाँ पे हो रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे आपके टीआरएनए के ऊपर आप अमाइनो एसिड को आप लगा रहे हो. सो व्हेन आई से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दैट सिंपली मींस कि आप टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड को यहाँ पे आप लगा रहे हो. ये करने के लिए आपके पास होगा ये एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस. राइट. एक बार टीआरएनए पे आपका अमाइनो एसिड लग गया, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं. सो दैट इज माय एंजाइम. यहाँ पे आप देख सकते हो राइबोसोम के आपके 2 यूनिट आपके सामने हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, आपका mRNA आके बैठेगा मेरे स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर. सो माय mRNA, हाँ जी जानवी, गुड इवनिंग. माय mRNA विल कम एंड सिट ऑन द स्मॉलर सब यूनिट. ये करने के लिए आपके यहाँ पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, और वो एनर्जी आपके यहाँ पे होती है जीडीपी. ये हमने देख लिया था. देन वी हैव सीन ओवर हियर कि कैसे आपका टीआरएनए आ रहा है और आके बैठ रहा है मेरे फर्स्ट कोडॉन के ऊपर, मैंने इनिशिएटर कोडॉन के ऊपर, जो मेरा यहाँ पे होगा AUG. सो AUG विल बिकम माय इनिशिएटर कोडॉन इन दिस. राइट. अब इसके बाद क्या होगा, कोई बताएगा मुझे इसके बाद कौन आएगा आके बैठेगा यहाँ पे? अरे वैसे ही बता दो, म्यूट करके बोलो. लार्जर सब यूनिट. लार्जर सब. बिल्कुल सही. अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आएगा और वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा. अब लार्जर सब यूनिट बैठने के बाद आपको कहते हैं यू विल हैव अ पी साइट, यू विल हैव अ ए साइट. you'll have a p site, you'll have the a site, right? a site यहाँ पे खाली है, तो खाली a site के ऊपर एक नया टीआरएनए आके बैठेगा. एक नया टीआरएनए आएगा जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई एक नया अमाइनो एसिड होगा, और वो आके बैठेगा मेरे यहाँ पे a site के ऊपर. इट विल कम एंड सिट ऑन द a site. अब वो आके a site पे आके बैठ गया. अब जैसे a site पे आके बैठा, याद रखना है यहाँ पे हम करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. दोनों अमाइनो एसिड के बीच में हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, विच विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से. और ये एंजाइम आपको राइबोसोम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. दिस एंजाइम विल बी सीन इन द राइबोसोम. राइट. ये आपका यहाँ पे बन गया. आपने जैसे अपना बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो आपका अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो गया उस टीआरएनए के ऊपर जो ए साइट के ऊपर लगा हुआ है. अब जो पी साइट पे मेरा जो टीआरएनए है, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? सर बाहर चला जाए. बाहर चला जाए. यहाँ से वो निकल जाएगा. बिल्कुल सी. सो माय दिस टीआरएनए विल बी रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पी साइट. और अब मेरा जो राइबोसोम है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, वो एक कोडॉन आगे बढ़ेगा. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसलोकेशन. सो माय राइबोसोम विल मूव 1 कोडॉन फॉरवर्ड. और तब क्या होगा कि जो मेरा ए साइट पे टीआरएनए है, वो मेरा पी साइट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद सेम चीज आपकी होगी, ए साइट आपका खाली हो जाएगा और फिर एक नया टीआरएनए आके यहाँ पे आके बैठेगा. अब आपको याद रखना है कि ये मेरा प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस आपका कब तक मेरा राइबोसोम आगे बढ़ेगा? स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. बिल्कुल. तो मेरा स्टॉप नहीं आता, जब तक मेरा स्टॉप कोडॉन नहीं आता, ये मेरा प्रोसेस यहाँ पे मेरा आगे चलता रहेगा. अब जैसे आपका स्टॉप कोडॉन आया, उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता. स्टॉप कोडॉन पे आके बैठेगा मेरा रिलीजिंग फैक्टर, और जैसे में रिलीजिंग फैक्टर आके बैठता है, ये हेल्प करता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन का. सो बेसिकली इट विल गो एंड टेल कि आप अब खत्म करो ट्रांसलेशन, और आपके लार्जर स्मॉलर सब यूनिट आपके दोनों अलग हो जाएंगे. उसके साथ साथ आपका जो पॉलीपेप्टाइड बना था वो भी आपका अलग हो जाएगा. तो ये कहानी हमने यहाँ पे सीखी थी. पॉलीसोम्स क्या होते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था. देन वी हैव टू सी समथिंग अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन. जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था. अगर एक जीन में से कोई प्रोटीन या आरएनए बन जाए, उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा सेल के अंदर. इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन. और फिर मैंने बोला था आपका जीन रेगुलेशन. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा हैंड रेज करके, जीन रेगुलेशन क्या होता है? बताइए अक्षरा, व्हाट इज योर जीन रेगुलेशन? सर किसी टाइम पर कौन सा जीन ऑन होगा या कौन सा जीन ऑफ होगा, इसको जीन रेगुलेशन कहते हैं. बिल्कुल सही. तो आप डिसाइड कर दो कि कब आपका जीन ऑन होगा, कब आपका जीन वहां पे ऑफ होगा, उसे हम कहेंगे यहाँ पे एज ए जीन रेगुलेशन.
तो कई बार आपको जीन को ऑन करने की जरूरत होगी कुछ सर्टेन टाइम के ऊपर ही, और काफी टाइम के ऊपर आपको जीन को ऑन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसे बंद रखते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज माई जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये चीज कर रखना, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज माई जीन रेगुलेशन। जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया था, एक 5 साल की लड़की अगर है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन का जीन कभी एक्टिव होगा ही नहीं, वो एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही वो आपका एक्टिव होता है। सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय जीन रेगुलेशन। ठीक है, क्या आई होप सबको यहाँ पे जीन रेगुलेशन समझ आ रहा है? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो। अब काफी पुराने हो चुके हो आप लोग, कितने पुराने हो गए आप लोग? 2 महीने तो हो गए ना 2 महीने तो हो गए एटलीस्ट। सो यू आर क्वाइट नाउ ओल्ड। बोल दो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही इसके अंदर, राइट? हाँ अलजिया, लेट आए आप क्लास में इसलिए हमने कुछ नया नहीं किया, हम पुरानी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जीन रेगुलेशन यहाँ पे ऐसा है बेटा, जीन रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका एक पर्टिकुलर जीन है वो तभी ऑन होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो ऑन होगा, बाकी वो आपको यहाँ पे ऑफ रहेगा, राइट? तो एक जीन होता है वो कभी अगर ऑफ है उसको ऑन हम तब करेंगे जब उसकी जरूरत होगी, तो उसको ही हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। और जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसे आप बंद कर दोगे, सो दैट इज ऑल्सो जीन रेगुलेशन, राइट? तो याद रखना जीन रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 4 लेवल पे किया जा सकता है जीन रेगुलेशन। आप 4 लेवल पे आप कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आप कर सकते हो, प्रोसेसिंग लेवल पे आप कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA जब उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के तब आप उसे कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी बाय ट्रांसलेशन लेवल पे। तो इन 4 लेवल पे हम यूकैरियोट्स के अंदर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे लैक ओपेरॉन के बारे में। अब ये वाली कहानी को याद करो, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ टर्म रखे। टर्म यहाँ पे क्या है? हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन बेटा वो जीन होता है जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये आपके सेल में, आपके डीएनए में कुछ जीन्स होंगे जो पूरे टाइम काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया, ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए जो आपका एंजाइम बनते हैं ना, दैट द एग्जांपल ऑफ माय हाउस कीपिंग जीन। एंड देन यू हैव अ जीन व्हिच आर माय रेगुलेटरी जीन्स। ये जीन आपके तब एक्सप्रेस करते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये काम करेंगे, और एल्स ये आपके काम नहीं करेंगे। सो दैट इज माय रेगुलेटरी जीन। तो ये 2 टर्म्स भी आप सबको यहाँ पे समझ आने चाहिए। से टर्म्स को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। हाउस कीपिंग मतलब ये जीन आपका हमेशा काम करता रहेगा, हमेशा उसमें से आपका एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता रहेगा। रेगुलेटरी जीन वो होता है बेटा जो तभी काम करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और वहां पे बंद पड़ा रहेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इट इज इंपॉर्टेंट दैट। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जीन हमने कल देखा था, ये है हमारे यहाँ पे लैक ओपेरॉन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन। अब ये है क्या, हम एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास ये जो जीन है इसमें हमने बनाया एक आई जीन बनाया जिसको हम बोलेंगे एज अ रेगुलेटर। देन यू हैव अ पी, यहाँ पे पी तो आप जानते हो, इट इज गोइंग टू बी योर प्रमोटर। देन यू हैव अ ओ, ओ स्टैंड्स फॉर माय ऑपरेटर। लैक जेड, जेड जीन है मेरा यहाँ पे, वाई जीन है, और मेरा यहाँ पे ए जीन है। आपको मैंने पहले ही बताया था, हम ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, ई कोलाई मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया के अंदर यू कैन हैव अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन आपको मिल सकते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब आपको मालूम है कि एक सिस्ट्रॉन के अंदर मल्टीपल जीन्स आपको मिल जाएंगे, और वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। 3 जीन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। सो मल्टीपल जीन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज व्हाई आई कैन कॉल इट एज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। क्या यहाँ तक सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है? दिस राइट? आई होप सारे लड़कों को भी समझ आ रहा है। अक्षय, प्रखर, महेश, ओम, शिवा, if you have joined in, and all the boys, I hope it's clear to all of you. ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना। अलजिया यहाँ तक सबको आपको समझ आ रहा है? अलजिया, दीपिका, अलजिया, नम्रता, यस सर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नहीं आ रहा तो बोल दिया करो कि अरे सर नहीं आ रहा, वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। अब मुझे एक बात बताओ, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या खाना पसंद करता है पहले, लैक्टोज या ग्लूकोज? ग्लूकोज। वो खाना प्रेफर करेगा आपको वहां पे ग्लूकोज, राइट? तो लैक्टोज वो तब खाएगा जब ग्लूकोज नहीं होगा उसके एनवायरमेंट के अंदर। वो टाइम पे वो लैक्टोज को बोलेगा कि चलो खा ही लेते हैं अब कोई ऑप्शन नहीं है, खा लेते हैं। सो वो टाइम पे उसे खाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक एक जीन यहाँ पे क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। जो जीन आए हैं ना यहाँ पे, ये आपको बना के देगा एक प्रोटीन। ये आपको यहाँ पे एक प्रोटीन बना के देगा जिसका मैं कुछ शेप कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। इट विल मेक अ प्रोटीन ओवर हियर।
एंड दिस प्रोटीन जो यहाँ पे बना है हमने जीन आई में से, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिप्रेसर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिप्रेसर। सो रिप्रेसर नाम का एक प्रोटीन यहाँ पे बनाया जाता है, या रिप्रेसर प्रोटीन से हम यहाँ पे कहेंगे, जो बनाया जाएगा आपके जीन आई में से। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोटीन यहाँ पे बन के निकल रहा है, ये प्रोटीन जाके लगेगा आपके ऑपरेटर वाली साइड पे। ये जो प्रोटीन यहाँ से बन के निकल रहा है ना जीन आई में से, ये क्या करेगा, ये ऐसे खड़ा नहीं रहता, ये जाके लगता है मेरा ऑपरेटर वाली साइड पे जाके अटैच हो जाता है। सो इट विल गो एंड अटैच इटसेल्फ विद द ऑपरेटर वाले लोकेशन से जाके ये अटैच कर जाएगा। दिस विल गो एंड अटैच इटसेल्फ विद द ऑपरेटर वाली साइड से। तो ये बात याद रखना, हमेशा रखना। रिप्रेसर जो यहाँ पे जो जीन मेरा आए हैं यहाँ से एक मेरा प्रोटीन बन रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिप्रेसर। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, वो जाके लगता है कहाँ पे, ऑपरेटर वाली साइड पे जाके वो लग जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर फिर इसको हम आई जीन क्यों कह रहे हैं, अगर ये रिप्रेसर बन रहा है तो आर लिख देते हैं, आई क्यों लिखा हुआ है आपने यहाँ पे। तो आई इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज आई स्टैंड्स फॉर योर इनहिबिटर, आई स्टैंड्स फॉर योर इनहिबिटर, इनहिबिटर, इसलिए हम वहां पे जीन आई वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट जीन आई। ठीक है, तो जीन आई से मेरा रिप्रेसर आ रहा है और वो जाके में लगेगा मेरे यहाँ पे ऑपरेटर वाली साइड पे जाके वो वहां पे लग जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब तक मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर वाली साइड पे लगा हुआ है, जब तक मेरा रिप्रेसर ऑपरेटर वाली साइड पे लगा हुआ है, तब तक मेरा जीन काम नहीं करेगा, तब तक मेरा जीन कभी भी काम नहीं कर सकता। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। तो सब लोग ये चीज याद रखना कि जब तक मेरा रिप्रेसर लगा हुआ है ऑपरेटर वाली साइड पे, तब तक मेरा जीन वहां पे काम नहीं करेगा। एंड टिल देन आई विल नेवर फाइंड द जीन इज गोइंग टू बी फंक्शनल, तब तक मेरा जीन काम नहीं कर सकता। राइट, इतनी बात पहले आप याद रखना। अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास है यहाँ पे यू हैव दिस लैक जेड, ये जो जीन जेड है ना आपका, ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको बना के देता है एक एंजाइम जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो आपको लैक्सेट बना के देगा। अब सवाल आता है कि एंजाइम कर क्या रहा है, ये एंजाइम हेल्प करता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में। सो लैक्सेट जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है, जो मेरा जीन है, वो मुझे ये एंजाइम बना के देगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, इट विल एक्चुअली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज मॉलिक्यूल। सो लैक्टोज मॉलिक्यूल जब भी आप खाना चाहोगे, उसे डाइजेस्ट करना चाहोगे, उसे डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम आपके यहाँ पे मदद करेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो, बीटा गैलेक्टोसिडेज। देन यू हैव अ लैक वाई, वाई वाला जो जीन आपके सामने यहाँ पे, ये क्या बना के देगा आपको, सो दिस विल गिव यू एंजाइम कॉल्ड एज माय परमीएज, दिस विल गिव द एंजाइम कॉल्ड एज माय परमीएज। ये आपको परमीएज एंजाइम आपको यहाँ पे बना के देगा। अब परमीएज एंजाइम जो आपको यहाँ पे बना के देता है लैक वाई, ये क्या करता है, ये लैक्टोज को अंदर आने देता है, ये लैक्टोज को परमिशन देता है, मैं कहूंगा परमिबल बनाता है मेम्ब्रेन को। ये जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना बैक्टीरिया की, उसको ज्यादा परमिबल बनाएगा ताकि लैक्टोज अंदर आ सके, ताकि आपका लैक्टोज वहां पे अंदर आ सके, इसलिए उसे वो परमिबल बनाता है। क्या रखना, परमेज एंजाइम क्या करता है, इट मेक्स द मेम्ब्रेन परमिएबल, ताकि मेरे लैक्टोज मॉलिक्यूल बाहर से मेरे अंदर आ सके सेल के अंदर, सो दैट दे कैन एंटर इनसाइड द सेल। तो ये करने के लिए यू नीड टू हैव दिस एंजाइम कॉल्ड एज माय परमेज। तो ये बात भी याद रखना, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। राइट, सो बीटा गैलेक्टोसिडेज याद रखना क्या कर रहा है, परमेज क्या कर रही है, आपको याद रखना है, इट मेक्स द wall or membrane permeable for entry of the lactose molecule. And then you have your LAC-A. अब LAC-A जो आपका यहाँ पे होता है ना, LAC-A जो आपका यहाँ पे जीन रहेगा, ये आपको बना के देगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। दिस विल मेक ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब जब भी आपको ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम आपको यहाँ पे बना के देगा, तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ये एंजाइम आपका बेसिकली आपका एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है आपके बीटा गैलेक्टोसिडेज के ऊपर। बट आप फिलहाल के लिए सिर्फ नाम याद रखना, इतना मत देखो कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, वो आप बाद में देख सकते हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी याद रखना कि आपको एंजाइम कौन सा बना के दे रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। राइट, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इसका रोल क्या होता है, बिकॉज वो एक्चुअली में अनक्लियर है, बट वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ओके, सो ये तीन मेरे यहाँ पे एंजाइम है, एक बार फिर याद रखना। ट्रांस एसिटाइलेज मेरा आ रहा है लैक ए से, लैक वाई से मेरा आ रहा है यहाँ पे आपका परमीएज, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल करेगा ताकि लैक्टोज अंदर आ सके। अगर बैक्टीरिया को मालूम है अब मुझे लैक्टोज ही खाना है, तो मेम्ब्रेन को थोड़ा वो खोल देगा ताकि वो इजीली आपके लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर आ सके। सो दैट्स माय परमीएज विल डू।
बीटा गैलेक्टोसिडेज विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज मॉलिक्यूल, वो लैक्टोज के डाइजेशन में आपके यहाँ पे मदद करेगा, राइट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक बात बताओ, पहले ये बताओ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. आई होप सारे लड़कों को ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के आता है। जब ये खत्म होगा ना आज का लेक्चर, जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीज ऐसे अच्छे से समझ आए, बिकॉज यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। ऑलराइट, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, लेट मी शो यू ओवर हियर, लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस एंड लेट मी शो यू। एक चीज आप मुझे बताइए यहाँ पे, पर सेल के पास, अगर सेल के पास या सेल के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़े हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया के पास, तो क्या वहां पे मेरा जीन लैक जेड वाला जीन या लैक ओपरॉन, क्या मेरा वहां पे एक्टिव होगा या नहीं होगा? No, sir. हाँ या ना बोलो, होगा या नहीं होगा? नहीं No, sir. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका ये जीन जो होगा ये आपका यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा अगर आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़े सेल के अंदर। वो एक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पे। सो नाउ लेट मी, तो ये है मेरा यहाँ पे ऑपरेटर वाला साइट। ऑपरेटर पे कौन आके लगता है? रिप्रेसर। ऑपरेटर पे आके लेगा मेरे यहाँ पे रिप्रेसर, बिल्कुल सही। ऑपरेटर पे आके लेगा मेरे यहाँ पे रिप्रेसर। हमेशा याद रखना, ऑपरेटर इज द साइट जहाँ पे रिप्रेसर आके मेरा यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे लिख दो मेरे यहाँ पे लैक जेड, यू हैव दिस लैक वाई एंड यू हैव लैक ए। यहाँ पे आपके जीन यहाँ पे लगा कर रख यहाँ पे। अब रिप्रेसर को यहाँ पे बना देते हैं। तो रिप्रेसर मेरा यहाँ पे है और रिप्रेसर मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। सो अज्यूम दैट रिप्रेसर हम बनाते हैं, लेट्स सी येलो कलर का बनाते हैं अभी के लिए। रिप्रेसर विल कम एंड गेट इटसेल्फ अटैच्ड ओवर हियर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब तक रिप्रेसर लगा हुआ है, मेरी बात को समझो यहाँ पे, जब तक आपका यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है तो पॉलीमरेज आके कहाँ बैठेगा? पहले ये बताओ, पॉलीमरेज आपके बैठता कहाँ पे जनरली? हाँ, polymerase will always come and sit on the promoter side के ऊपर। polymerase will always come and sit on the promoter side। तो जब polymerase यहाँ पे आके बैठता है ना, when the polymerase will come and sit over here, समझो मेरा polymerase आके यहाँ पे बैठ रहा है। अब ये polymerase आपका आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जो polymerase हमने यहाँ पे आके इसको बिठाया यहाँ पे, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि आपको वहां पे लगा हुआ है आपका रिप्रेसर। तो याद रखना, polymerase आके बैठा हुआ है यहाँ पे और ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब ये क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि रिप्रेसर लगा हुआ है ऑपरेटर वाली साइड पे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस माय पॉलीमरेज, और ये आपका आगे बढ़ नहीं सकता जब तक आपका रिप्रेसर वहां पे लगा हुआ है। ये आपका आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आपका जीन बंद है, अभी आपका जीन काम नहीं कर रहा क्योंकि लैक्टोज नहीं है आपके पास, आपके एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं है। अब देखो, अगर आपके एनवायरमेंट में या बैक्टीरिया के अंदर अगर लैक्टोज आते हैं, अगर आपके बैक्टीरिया के अंदर अगर थोड़े लैक्टोज मॉलिक्यूल आ जाते हैं, समझो लैक्टोज मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर आ गए, तो पता है क्या होगा? ये लैक्टोज मॉलिक्यूल जो अंदर आए ना, इनमें इनको मैं बोल सकता हूँ लैक्टोज भी कह सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज भी इन्हें यहाँ पे बोल सकता हूँ। अब जब लैक्टोज मॉलिक्यूल मेरे सेल के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि कुछ खाने के लिए था नहीं, लैक्टोज आपके पास थे आसपास, तो देखो अब क्या होगा। वन ऑफ द लैक्टोज मॉलिक्यूल विल गो एंड अटैच इटसेल्फ विद द रिप्रेसर। ये जो मेरा लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है ना, ये जाएगा और ये अपने आप को अटैच करेगा रिप्रेसर के साथ। फिर लैक्टोज मॉलिक्यूल ट्रेवल करके जाएगा, फटाफट तैर तैर के वहां तक जाएगा और इट विल गेट इटसेल्फ अटैच विद द रिप्रेसर। ये अपने आप को रिप्रेसर से जाके अटैच करेगा। दिस इज माय लैक्टोज जो रिप्रेसर से जाके यहाँ पे अटैच कर रहा है। इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज एलो लैक्टोज। अब जैसे मेरा लैक्टोज जाके उसे अटैच करेगा रिप्रेसर के साथ, रिप्रेसर का शेप हो जाता है चेंज। जैसे ही लैक्टोज जाके रिप्रेसर के साथ अटैच करता है, तो याद रखना रिप्रेसर का शेप यहाँ पे हो जाएगा चेंज। और जैसे रिप्रेसर का शेप वहां पे चेंज होगा, रिप्रेसर वहां से निकल आ जाएगा। रिप्रेसर अपना वहां से निकल के बाहर आएगा, तो रिप्रेसर वहां पे अपना को पकड़ नहीं पाएगा और वो वहां से निकल के बाहर आ जाएगा। सो रिप्रेसर मेरा यहाँ पे बाहर आ चुका है, राइट। या मैं इसके शेप को थोड़ा चेंज करता हूँ जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे हुआ क्या। सो रिप्रेसर जो मेरा वहां पे लगा हुआ था, वो अब वहां पे लगा नहीं रहेगा और वो यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा। सो नाउ रिप्रेसर विल कम आउट। Now repressor will come out।
अब रिप्रेसर मेरे यहाँ पे बाहर आ चुका है और इसको बाहर लाने में किसने मदद की मेरी यहाँ पे? लैक्टोज मॉलिक्यूल ने। लैक्टोज मैंने यहाँ पे और उसने, हाँ, वो लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, उसने अपने आप को यहाँ पे अटैच कर दिया और उससे क्या हुआ, रिप्रेसर का शेप चेंज हुआ और वो वहां से निकल के बाहर आ गया। अब आप सोचो कि अगर मेरा रिप्रेसर बाहर आ चुका है तो अब मैं फ्री हो गया ना, मतलब मेरा पॉलीमरेज अब तो स्लाइड कर सकता है वहां पे। यस सर। यस सर मेरा रिप्रेसर जो यहाँ पे था, रिप्रेसर इज आउट। अब एज सुन एज द रिप्रेसर इज गोइंग टू बी आउट ओवर हियर। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो आपको दिख रहा है ना सबको? यस सर यस सर जैसे ही मेरा रिप्रेसर यहाँ पे बाहर निकल के आ गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिप्रेसर अगर मेरा बाहर आ चुका है तो अब मेरा फ्री हो गया जीन यहाँ पे। मेरा जीन यहाँ पे बिल्कुल मेरा यहाँ पे रेडी है। अब आप आराम से पॉलीमरेज वहां पे स्लाइड कर सकता है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि रिप्रेसर मेरा बाहर हो चुका है यहाँ पे। अब रिप्रेसर मुझे वहां पे मिलेगा नहीं, सो मैं उसे वहां से हटा देता हूँ। तो रिप्रेसर वहां से हट गया। अब जैसे ही रिप्रेसर मेरा वहां से हट गया, जैसे ही मेरा रिप्रेसर यहाँ से हट चुका है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अब तो मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे स्लाइड करेगा। अब जैसे ही मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे स्लाइड करेगा तो अब आप समझ पाओगे कि अब मेरा यहाँ से लैग जेड में से, वाई में से और ए में से एमआरएनए बनना चालू करेगा। तो अगर मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे स्लाइड करना चालू करता है तो आप समझ जाओ यहाँ से मेरा एमआरएनए इन तीनों में से बनना चालू करेगा। सो आई विल फाइंड द एमआरएनए फ्रॉम दिस will also get formed, from this will also get formed, and from this also the mRNA will get formed. अब आप समझ सकते हो कि अगर इनका mRNA बन जाए तो बिल्कुल इनका प्रोटीन भी बनेगा। तो दैट इज हाउ यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे जीन एक्सप्रेस करेगा। तो अब आप ये सोचो कि जब मेरा यहाँ पे रिप्रेसर था तब तक मेरा जीन काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मेरा यहाँ पे रिप्रेसर आया, रिप्रेसर हट गया, तो मेरा यहाँ पे जीन काम करने लगा। और जब मेरा यहाँ पे जीन काम करने लगेगा तो व्हाट विल हैपन, द प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट। इसका मतलब पता है क्या होगा? मेरा बीटा गैलेक्टोज, मेरा परगेज भी बनेगा और मेरा यहाँ पे ट्रांसएस्टाइलेशन बनेगा। ये चीज सर आपकी यस सर आपने बोला ना सर ब्रेक समझ टेक आया। यस सर बहुत ज्यादा आवाज कट गई, क्या बात है? अब आ रही है मेरी आवाज क्लियरली? यस सर अब यस सर यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका रिप्रेसर हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, उसके बाद पॉलीमरेज यहाँ पे स्लाइड करेगा। जैसे ही पॉलीमरेज आपका यहाँ पे स्लाइड करेगा तो क्या होगा, आपके तीनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि अब तीनों जीन में से जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो इनमें से बन के निकलेगा। लेग जेड में से बनेगा आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई में से बनेगा आपका परमीएज और ए में से बनेगा आपका यहाँ पे ट्रांस एस्ट्राइलेज। तो जब मेरा बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा तभी तो आप ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल उसको आप डाइजेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप उन्हें लैक्टोज मॉलिक्यूल जो आप यहाँ पे होंगे ना, अभी 3-4 ये भी होंगे और बढ़ाते हैं यहाँ पे, देन इनको आप डाइजेस्ट कर पाओगे। जब तक आप इन्हें डाइजेस्ट करोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा ना आपका। सो ये बात आप यहाँ पे समझो। सो यू विल फाइंड एज द रिप्रेसर इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम दैट साइट, आपके तीनों जीन यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। सो ऑल द 3 जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और ये तीनों जो आपके प्रोटीन है आपके यहाँ पे बन के निकलेंगे। और जब ये तीनों प्रोटीन आपके बन के निकलेंगे तो अपना काम करेंगे। सो अब याद रखना है आपको यहाँ पे कि कौन सा जीन मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है। लैग जेड मुझे बना के देगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, और ये जीन क्या करेगा, मतलब इसका एंजाइम का काम क्या होगा? डाइजेशन करने में डाइजेशन करना लैक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है। परमीज मेरा यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी परमीज जो मेरे यहाँ से निकलेगा वाई से, वो क्या करेगा? तो वो परमिट करेगा लैक्टोज मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए। बिल्कुल सही। It will allow the lactose molecule to enter inside the cell, so it makes membrane permeable. और ट्रांस एसिटाइलेज बेसिकली एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर करता है, बट अगेन दैट इज समथिंग, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसका पर्पस क्या होता है जानना। और वो एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है लैक्टोज के बीटा गैलेक्टोसिडेज के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपकी चालू हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका जीन फिलहाल तो बंद पड़ा था, वो तो भी आपका काम नहीं कर रहा था। आपके जीन को स्टार्ट करने के लिए आपकी किसकी मदद की? किसने आपको यहाँ पे मदद की? लैक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज मॉलिक्यूल आया और वो जाके रिप्रेसर से जाके जब लगा तब आपका रिप्रेसर वहां से निकला। तो याद रखना, इस लैक्टोज को हम यहाँ पे इवन कह सकते हैं एज अ इंड्यूसर। इस लैक्टोज को हम यहाँ पे इवन बोल सकते हैं एज अ इंड्यूसर, या यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, इसको बोल देता हूँ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई इंड्यूसर। ये इंड्यूस करता है जीन एक्सप्रेशन को, इज कॉल्ड एज माई इंड्यूसर। सो लैक्टोज मॉलिक्यूल जो मेरा यहाँ पे है, याद रखना दिस इज कॉल्ड एज माई इंड्यूसर। जब मैं इसे यहाँ पे इंड्यूसर कह रहा हूं तो समझ जाना ये इंड्यूस कर रहा है जीन एक्सप्रेशन को। इंड्यूस करना मतलब गाइड करना या प्रमोट करना जीन के एक्सप्रेशन को, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज माय इंड्यूसर। तो ये इंड्यूस कर रहा है मेरे यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को।
ठीक है, तो याद रखना आपसे ये पूछा जाएगा जब भी आपके सामने लैक ओपेरॉन की कहानी आएगी, जब भी आपके सामने लगे व्हाट इज माय लैक ओपेरॉन, क्या रखना, इट इज माय इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इट इज माय इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इट इज माय इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसको हम स्टार्ट कराएंगे विद सम काइंड ऑफ इंड्यूसर। यहाँ पे आपको एक इंड्यूसर की जरूरत होगी और तब जाके ये स्टार्ट होगा। सो आई विल बी नीडिंग अ इंड्यूसर ओवर हियर, मुझे यहाँ पे एक इंड्यूसर की जरूरत होगी और इंड्यूसर जो यहाँ पे होगा ये जाके स्टार्ट करेगा, दिस विल गो एंड स्टार्ट द लैक ओपेरॉन, इट विल स्टार्ट द लैक ओपेरॉन। और अगर आपसे कोई पूछना है कि कौन होता है इंड्यूसर, तो आपका आंसर वहां पे होगा, वो इंड्यूसर मेरा जो यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर लैक्टोज मॉलिक्यूल। So that inducer is going to be a lactose molecule. So lactose molecule will be the inducer in this. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखना। क्या ये वाली स्टेटमेंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। हाँ तो पूछ लो। हाँ जी टॉनप्रीत बताइए, बोलिए। सर अगर उसको ग्लूकोज खाना पसंद है तो ग्लूकोज की तो कोई डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम या कुछ तो बन नहीं रहा। क्या ही करना है हमें क्या ही करना है, करता होगा डाइजेस्ट अपने हिसाब से। और ग्लूकोज तो मोनोमर होता है ना, अरे सुनो, ग्लूकोज तो मोनोमर होता है, उसको क्या ही ब्रेक डाउन करोगे आप तुम? यस सर। ग्लूकोज को फर्दर कहाँ ब्रेक डाउन करोगे? लैक्टोज को तो कर सकते, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, उसको तो आप ब्रेक डाउन करके यू कैन गेट लैक्टोज एंड ग्लूकोज आपको मिल सकता है। ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन करोगे, ग्लूकोज को लेके डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस चालू करता है वहां पे वो, ओके। वो प्रेफर वही करता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है और क्लियर कट याद रखनी है, बिकॉज इसके ऊपर ही आपके सवाल बन के आएंगे। अब पता है होता क्या है यहाँ पे, अब मेरी बात समझो यहाँ पे, अगर मेरे सारे ग्लूकोज यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिए, अगर मेरे सारे ग्लूकोज यहाँ पे डाइजेस्ट, सॉरी, अगर मेरे यहाँ पे सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिए, तो उसके बाद पता है क्या होगा, ये जो रिप्रेसर पे जो मेरा इंड्यूसर लगा हुआ ना, ये भी यहाँ से निकल जाएगा। एक बार आपने सारा डायरेक्शन कर लिया ना, तो जो मेरा इंड्यूसर है वहां पे, वो वहां से निकल जाएगा। अब कोई मुझे बताओ कि अगर मेरा इंड्यूसर वहां से निकल गया, कोई हैंड रेज करके बताना मुझे, अगर मेरा यहाँ से इंड्यूसर निकल गया, उसने बोला कि चलो मेरा काम हो गया, वहां से निकल गया, उसके बाद वहां पे क्या होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा? बताइए सिराज शेख, क्या होगा वहां पे? सर मैं अलजिया। अलजिया, बताइए क्या होगा वहां पे? तो रिप्रेसर वापस से ऑपरेटर के पास चला जाएगा ना? बिल्कुल सही। जैसे ही आपने अपने इंड्यूसर को यहाँ से निकाल दिया, तो आपका जो ऑपरेटर के ऊपर जो लगने वाला रिप्रेसर हो जाके लग जाएगा, वापस से आपकी कंडीशन सेम हो जाएगी। ये जो रिप्रेसर था वापस से जाके वहां पे लग जाएगा, और जैसे वो वहां पे जाके लग जाएगा, आपका जीन वापस से बंद हो जाएगा, योर जीन विल नो लॉन्गर विल बी फंक्शनल, वापस से वो बंद हो जाएगा। काफी अच्छा तरीका है जीन को बंद कराने का। जैसे ही डायरेक्शन हो गया, आप अपने इंड्यूसर को वहां से हटा दो, आपका वापस से ऑपरेटर जाके वहां पे लग जाएगा। तो ये कहानी आपको सही तरीके से मालूम होनी चाहिए। दिस इज अ स्टोरी विच यू शुड बी वेरी मच सिमिलर विद, right? It is my inducible hormone, operon, right? And it is also example of my regulatory gene. This is the example of my regulatory gene. Regulatory gene. ठीक है, इसको हम रेगुलेटरी जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप समझ इसकी जरूरत है तभी आप इसे ऑन कर रहे हो, और एल्स ये तो आपका बंद है यहाँ पे। सो व्हेन आई हैव टू कीप इट ऑन तभी ये ऑन रहेगा, और एल्स ये आपके यहाँ पे बंद रहेगा। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब बताओ, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? लड़कों को लड़कियों को सब ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई अगर सवाल हो इसमें तो पूछ लो। कोई अगर लग रहा है ना कि शंका लग रही है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, तो पूछ लो। नो क्वेश्चंस। अनिरुद्ध, महेश, प्रखर, ओम, शिवा, ऋषभ, नथिंग, सब ठीक? लैक्टोज एंजाइम कहाँ से आया सर? कौन कहाँ से आया? लैक्टोज एंजाइम। लैक्टोज तो आ गया ना एनवायरमेंट के अंदर, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो तो समझो जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वहां पे लैक्टोज आ गया। समझो बैक्टीरिया तुम्हारे पेट में ग्रो कर रहा है, समझो बैक्टीरिया तुम्हारे इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है, पी लिया तो सुबह सुबह तुमने उठ के कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के, आ गया लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज समथिंग यू कैन गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वहां पे। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। आई होप बाकी सब चीजें यहाँ पे जो सिस्टम है वो समझ आ गया, जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो समझ आ गया।
राइट। बस नीट में हाँ इतना आना जरूरी है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, अगर जनरली अगर आपको ये चीज समझ आ चुकी है यहाँ पे, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आपका सबसे पहले लैक्टोज अंदर कैसे आया। मतलब आपका जीन तो पहले बंद था ना, तो लैक्टोज जो थोड़े बहुत लैक्टोज जो आपके स्टार्टिंग में आए थे वो कहाँ से आए। तो याद रखना आपका परमिएस थोड़ा बहुत तो आपका रहता ही है। आपका परमिएस तो थोड़ा बहुत इनएक्टिव स्टेज के अंदर भी आपका थोड़ा बहुत परमिएस आपका वहाँ पे रहता है, जो आपका अलाउ करेगा आपके लैक्टोज को आने के लिए। ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएस इज ऑलवेज देयर इन द सेल व्हिच विल अलाउ द लैक्टोज टू गेट इनसाइड। ओके, तो अगर आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में जो लैक्टोज के एक दो मॉलिक्यूल थे वो अंदर आए कैसे, जब आपका जीन बंद था, तो याद रखना परमिएस थोड़ा बहुत तो एक्सप्रेस करेगा ही अपने आप को पहले से ही। तो यू विल हैव दिस, यू विल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएस पहले से ही सेल के अंदर, जो लैक्टोज को अंदर आने देता है, व्हिच विल अलाउ द लैक्टोज टू गेट इनसाइड द सेल। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर। इस पिक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। इनसाइड की पिक्चर थोड़ी यहाँ पे अलग है, जो रियलिस्टिक थोड़ी कम है, बट आप समझो इस बात को। सो यू हैव अ जीन आई, यू हैव अ जीन पी, यू हैव अ ऑपरेटर, और ऑपरेटर पे जाके लग चुका है मेरा यहाँ पे रिप्रेसर। ओके, और ये है मेरा, अगर रिप्रेसर मेरा यहाँ पे लग चुका है, देन मेरा यहाँ पे जीन काम नहीं करेगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यू विल हैव दिस कंडीशन। जब आपका इंड्यूसर आपके पास नहीं है, देन मेरा ऑपरेटर पे मेरा यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ होगा। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ पे सब बंद पड़ा रहेगा जब तक आपका यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है। याद रखना रिप्रेसर बनाया जा रहा है एक जीन में से, जिसका नाम है आई। ओके, अब आपको याद ही रखना है कि जैसे ही आपके यहाँ पे इंड्यूसर आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब कौन कौन होगा इंड्यूसर यहाँ पे? एक ही सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। इंड्यूसर ओवर हियर। अब लैक्टोज मॉलिक्यूल जब मेरा यहाँ पे आएगा, सो इट विल गो एंड बाइंड विद द रिप्रेसर, और मेरा रिप्रेसर वहां से निकल जाएगा। तो देखो ये मेरा रिप्रेसर हो गया यहाँ पे मेरा इनएक्टिव, रिप्रेसर मेरे यहाँ पे हो गया इनएक्टिव। अब मेरा रिप्रेसर जब मेरे यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आप आराम से अपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, राइट। वो उसको आप वहाँ पे यूज कर, राइट, ट्रांसक्रिप्शन आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड यू कैन मेक द बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। ये आप यहाँ पे बना सकते हो। याद रखना बीटा गैलेक्टोसिडेज जब आपके यहाँ पे आएगा, तो ये करेगा आपका लैक्टोज का डाइजेशन, इट विल डू द लैक्टोज डाइजेशन। और एक बार आपके लैक्टोज डाइजेस्ट हो गए, सारे के सारे डाइजेस्ट हो गए, उसके बाद आपका जो रिप्रेसर है यहाँ पे, वो और इंड्यूसर अलग हो जाएंगे। आपका इंड्यूसर रिप्रेसर से अलग हो जाएगा, और फिर रिप्रेसर वापस जाके लग जाएगा आपके ऑपरेटर वाली साइड के ऊपर, और वापस से नॉर्मल कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाएगी कि आपका जीन यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई वी से इट एज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि यहाँ पे आपको इंड्यूसर की जरूरत पड़ती है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दिस इज समथिंग मल्टीपल टाइम्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड इट इज रेगुलेट द स्विचिंग ऑन and off of the operon. It is termed as a inducer. ये important term है इसलिए बता रहा हूँ आपको यहाँ। In the absence of a preferred carbon source such as glucose, अगर glucose ना हो, so if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of the permease. Permease की मदद से आप lactose को अंदर लेके आओ। तो remember, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Remember, a very low level of expression of lac operon has been present इन द सेल ऑल द टाइम। तभी तो आपको परमीज बना। एक स्मॉल अमाउंट में आपका परमीज हमेशा आपका वहां पे रहेगा, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर आपका यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लैक्टोज आप इनिशियली ला सकते हो। ठीक है, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल। तो थोड़ा तो परमीज आपका रहता है वहां पे, जिसकी वजह से लैक्टोज आपका अंदर आता है। ओके, द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। दिस समथिंग यू नो। ये बात मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए पहले से। दिस समथिंग विच विल बी हैपनिंग, राइट। जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लैक्टोज यहाँ पे जो इंड्यूसर है उसको हम बोल सकते हैं एज अ लैक्टोज, और यू कैन आल्सो कॉल एज एलोलैक्टोज। अब ये आपको खुद से पढ़ना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब ये सब यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, राइट, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जो मैंने समझा है वही सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जीन आए है मेरा यहाँ पे जो रिप्रेसर बना रहा था, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पी भी लिखा हुआ है कॉर्नर के अंदर। जो पी है ना, ये पी है आपका प्रमोटर। इट इज अ प्रमोटर फॉर माय जीन आई। ये जीन आई प्रमोटर है मेरा यहाँ पे। दिस इज अ प्रमोटर फॉर माय जीन आई। ठीक है, सो जीन आई का प्रमोटर। और एक काम करना, ये जब आप सीख जाते हो तो एक बार खुद से ड्रॉ कर लेना।
ताकि वो दिमाग में हमेशा रहे। अगर आप बोर्ड्स में भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप फिर उसे एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। सो जस्ट ड्रॉ दिस ऑल द जीन का सेगमेंट बाय योरसेल्फ, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। हाँ, ये स्टेटमेंट याद रखना, रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये जो स्टेटमेंट आप कहना पहला यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब मेरा वहां पे रिप्रेसर लगा हुआ है तब वो काम नहीं कर रहा। जब मेरा वहां पे रिप्रेसर है, व्हेन यू हैव रिप्रेसर ऑन ऑपरेटर, जब मेरा रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे लगा हुआ है तब आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, द लैकोपेरॉन इज नॉट वर्किंग। सो लैकोपेरॉन आपको वहां पे रहेगा आपका स्विच्ड ऑफ, वो टाइम पे वो आपका है वहां पे आपका स्विच्ड ऑफ। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय नेगेटिव रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज नेगेटिव रेगुलेशन। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखी हुई है, जब आपका इंड्यूसर आता है, लैकोपेरॉन इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, ये आपका इवन आता है अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। दैट मीन्स व्हाट, जब आपका वहां पे आएगा इंड्यूसर तब आपका वो काम करने वहां पे लगेगा, इट विल स्टार्ट रेगुलेटिंग इटसेल्फ, तो उसको हम इवन रखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर भी। तो पता है इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही आ रही है, और उसमें बाद में ये भी लिखा हुआ है इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स। अगर ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन है तो फिर सर वॉल्यूम को नहीं आ रही क्या आपको वॉइस क्लियर है? सबको नहीं आ रही है? कुछ लोग नहीं आ रही है, नहीं आ रही, सब लोग सर बार बार बीच बीच में अटक अटक के आ रही है। अटक आ रही है क्या मेरी आवाज? हमारी नहीं सर, अभी हुई बस। अभी सही है, अब आ रही है? बट सर बार बार अभी है सर। जा रही है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो बना लिया मेरा, ओके हाउस बन गया। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर ना, यू विल हैव यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा आपका यहाँ पे कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। मतलब अगर रिप्रेसर है तो आपका ये ऑन ऑफ रहेगा आपका लैकोपेरॉन, ठीक है। बट लैकोपेरॉन इज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ अ पॉजिटिव रेगुलेशन, ये पॉजिटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में ये आपको मिल जाता है। दैट मीन्स जब इंड्यूसर आएगा तो ये अपना काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। तो याद रखना ये आपके बियॉन्ड है, ये क्यों है वो पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर भी आ रहा है, क्यों से नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर भी आ रहा है, ये आपको समझना नहीं है। दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर डिस्कशन। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। बट ये भी याद रखना कि इट इज कमिंग अंडर बोथ द कैटेगरीज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, दोनों के अंदर दिया जाता है। पॉजिटिव मतलब याद रखना, इंड्यूसर जब आपका आ रहा था, सो व्हेन यू हैव अ इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर, जब आपका यहाँ पे आ रहा है, सो लैकोपेरॉन इज एक्चुअली switched on, ठीक है। दिस इज समथिंग विच कॉल्ड माय पॉजिटिव रेगुलेशन। तो फिलहाल के लिए इतनी कहानी याद रखो, एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके मुझे बताओ यहाँ पे। सो क्विकली टेल मी सम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे। ये है आपके सामने सवाल, नाउ रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड गिव मी द आंसर ओवर हियर। क्या है मेरा, कौन सा किसके साथ यहाँ पे मेरा मैच करेगा। टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड, देख लो इसे ध्यान से, एंड देन क्विकली रेज योर हैंड कि यहाँ पे आपका क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हैंड रेज करिए, हैंड रेज मुझे क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ आई कैन सी सम हैंड गेटिंग रेज्ड। बहुत सिंपल बेटा, मैच द फॉलोइंग आपको करना है कि कौन सा चीज मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, दैट्स इट, समथिंग यू हैव टू टेल मी। बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन 4। आप ऑप्शन 4 यहाँ पे मुझे कह रहे हो, राइट। जानवी क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन 4। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है। जो आईजीन मेरा यहाँ पे होगा ये मुझे बना के देगा मेरे यहाँ पे रिप्रेसर, सो ए के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 3, राइट। ओके, देन आई हैव अ जीन जेड जो मुझे बना के देगा मेरा यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज, दैट इज ऑल्सो बी ट्रू, बी के साथ मेरे यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो जीन ए है मेरा यहाँ पे मुझे बना के देगा मेरा यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज, और जीन वाई जो मेरा यहाँ पे होगा मुझे बना के देगा मेरा यहाँ पे परमिएज। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। This is something you have to know. Which of the following is required as an inducer for the expression of a लैकोपेरॉन। इनमें से कौन सा आपको चाहिए होता है एज अ इंड्यूसर जिसकी वजह से आपका लैकोपेरॉन आपका यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। लीजिए अपने 30 सेकेंड्स लीजिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड। टिल देन आई विल हैव सम वाटर बिकॉज। हाँ जी अपेक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर। लैक्टोज। ओके, ठीक है,
देन सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। सिद्रा थोड़ा बताओगे ये लैक्टोज जाके करता ऐसा क्या करता है जिससे आपका ओपेरॉन स्टार्ट हो जाता है? सर लैक्टोस आएगा, रिप्रेसर पर बैठेगा तो रिप्रेसर बाहर आ जाएगा सर, पॉलीमरेज फिर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही, पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा एंड दैट्स हाउ द लैक ओपेरॉन विल स्टार्ट। बहुत बढ़िया। देन दिस वन, ऑल द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का पार्ट नहीं है? सो ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, एक चीज आपका यहाँ पे ओपेरॉन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। बताइए कौन सा आपका यहाँ पे नाम है जो ओपेरॉन का पार्ट यहाँ पे आपका नहीं होगा? चलिए हैंड रेस करिए, बताइए रानी, विच ऑफ देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन? सी। संचिता आपको क्या लग रहा है? सर सी। राइट, सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज गोइंग टू बी एनहांसर, आपका ओपेरॉन का पार्ट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर, जब आपका एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है तो उसमें जीन्स कैसे होते हैं? स्टेटमेंट्स को आराम से देखिए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। आराम से टाइम लीजिए, सी द स्टेटमेंट्स एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। सो टेक योर टाइम, पढ़ो इसे ध्यान से। इन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर गोइंग टू बी व्हाट? क्या लड़के लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या बेटा? आप लोग क्या, अनिरुद्ध एंड ऑल द अदर बॉयज, स्टेटमेंट इजी है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, कुछ उसमें ज्यादा बहुत ट्रिकी चीज है नहीं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देके आप क्यों इतना वो हो जाते हो, सहम जाते हो? और एक बताइए अलजिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है। अलजिया यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए। ऑलराइट, मोनिका क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑन, बिल्कुल सी आंसर आपके यहाँ पे। एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन वो होता है बेटा जो नॉर्मली आपका बंद रहेगा, ये नॉर्मली आपके यहाँ पे बंद रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस मतलब वो बंद रहेगा, ठीक है। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पे होता है कि वो बंद रहेगा अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑफ, सिग्नल मतलब आपका इंड्यूसर, जब तक आके वो उन्हें ऑन नहीं करेगा तब तक वो यहाँ पे आपका बंद रहेगा। सो दैट इज माय ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ये बात आपको, आई होप क्वेश्चन का आंसर आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, आ रहा है नहीं आ यस रहा? सर। यस सर। यस राइट, सर। सो इंडिविजुअल होता है बेटा कि आपका ये जनरली आपका क्या रहता है, ये बंद रहता है, इट इज नॉट एक्सप्रेस, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस का मतलब है आपका ऑफ है वो, अनलेस द सिग्नल टर्न्स देम ऑन, अनलेस सिग्नल आके इसको ऑन करता है। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। लैक ओपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? ए बी सी डी, आराम से देख लो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। लैक ओपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? किस टाइप का ओपेरॉन है ये? यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, क्या लग रहा है काजल इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी लग रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। यस, इट इज एग्जांपल ऑफ माय इंड्यूसिबल ओपेरॉन, बिल्कुल सही, ये मेरा ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। राइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपका यहाँ पे लैक ओपेरॉन की कहानी खत्म होती है एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसमें से भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर। इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू रिपीट देन लेट मी नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट था यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का पर्पस यहाँ पे क्या था कि आपको सीक्वेंस निकालना था आपके पूरे ह्यूमन जीनोम का। सो यहाँ पे आपको सीक्वेंसिंग करनी थी, आपके सीक्वेंसिंग करनी थी आपको यहाँ पे किस चीज की? ह्यूमन जीनोम की, या मैं कहूंगा ये की। तो ये था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बस। और भी चीजें इसके अंदर आएगी, बढ़िया रखना। जनरल इसका यहाँ पे पर्पस क्या था? आपके डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है, क्या करते हैं वो, कितने जीन्स है आपके डीएनए के अंदर, ये सब किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। आपको पहली चीज आपको याद रखनी, ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था 1990 के अंदर, इट वाज स्टार्टेड इन 1990 और आपका ये खत्म हुआ था आपका 2003 के अंदर। सो इट स्टार्टेड इन 1990 एंड गॉट wrapped up in the year of 2003। तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अभी सारे बच्चे क्लास में, मुझे एक बात बताता हूँ, अगर हम कल आपका क्लास रखते 3:30 से तो आप सबको चलेगा? 3:30 यस सर। यस सर। यस सर।
क्योंकि वो टाइम पे हमारा ये हम लोग करेंगे रिवीजन ऑफ योर डीएनए रेप्लिकेशन का रिवीजन कर सर लेंगे। कल मेरा पैनिक नहीं स्कूल करो बेटा, है। पैनिक मत करो रानी, कुछ नया नहीं करा रहे हम लोग, रिवीजन ही करा रहे हैं रेप्लिकेशन का और कुछ नया नहीं करा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक Yes, आप कुछ sir, मिस करोगे। क्या सो दैट इज द थिंग। एंड क्योंकि बेटा काफी बच्चों की कल छुट्टी है ना, आई थिंक यूके वाले बच्चों की भी छुट्टी होगी ना कल, या यूके की छुट्टी है यस नहीं है? सर, छुट्टी है। यस सर। है ना यूके वालों की भी? छुट्टी हाँ है ठीक है। सो आई थिंक अनिरुद्ध, महेश एंड ऑल द अदर यूके बॉयज, ओम के घर, ओम के यहाँ पे भी शायद से छुट्टी होगी। सो एंड अपेक्षा, अपेक्षा छुट्टी है नहीं है कल? है लेकिन टेस्ट है सर 1.5 घंटे की। तो छुट्टी, कौन सा टेस्ट है? अच्छा स्कूल में टेस्ट है, 3:30 से टेस्ट होगा क्या? यस सर, नहीं 3:30 से नहीं है, 9 to कब से? 10:30 है। हाँ तो बस फिर टेस्ट देके आ जाओ घर पे, फिर आराम से 3:30 को रख रहे क्लास, कहाँ Yes, सुबह सुबह रख रहे हैं हम लोग। एंड दैट इज ऑल्सो रिविजन क्लास, सो यू आर नॉट इवन मिसिंग समथिंग। समझो इस बात को, ये रखा इसलिए गया है ताकि आप अपने कंसर्न्स आके शेयर करें उस क्लास में कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन में क्या नहीं समझ आ रहा, काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो विल डू अ रिवीजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अलावा जो भी आगे पीछे की चीज होगी वो फिर आप मुझे कह सकते हो कि सर ट्रांसक्रिप्शन में ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन टेल मी ऑल दोस थिंग्स, राइट। ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ 1990 के अंदर और खत्म हुआ था आपका 2003 के अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या गया था, लेट्स रीड द थिंग्स। अब इसमें जो आप सीखोगे ना, ये एनसीईआरटी को ही आपको पकड़ के सीखना है, इसके बाहर का कभी भी कोई सवाल नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बाय आवरसेल्फ एज वेल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहां पे आप पूरे डीएनए को आप यहाँ पे सीक्वेंस करना चाहते हैं, डीएनए को, राइट। अब याद रखना आपके डीएनए के अंदर यू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, आपके पास इतने बेस पेयर आपके पास है यहाँ पे। ओके, अगर हम खर्चा निकालें प्रोजेक्ट करने का, अगर हम खर्चा निकालें तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए आपके $3 लग रहे हैं। याद रखना ये सब अमाउंट, $3 फॉर अ सिंगल बेस पेयर के लिए इतना अमाउंट आपके यहाँ पे लग रहा है। और क्योंकि आपके पास इतने सारे बेस पेयर है तो टोटल जो आपका यहाँ पे जो आपका कॉस्ट निकलेगा प्रोजेक्ट का, वो आपका निकलेगा आपका यहाँ पे $9 बिलियन। So this is the amount of investment you were supposed to do to understand the complete human genome. तो काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था ये, राइट। तो ये तो आपने यहाँ पे अमाउंट याद रख लिया। उसके बाद एक और चीज याद रखना, इतना सारा डेटा निकालने के बाद आपको इसे स्टोर भी करना है। यू हैव टू स्टोर देम इनटू योर कंप्यूटर्स, राइट। बहुत बड़ा डेटा ये हो जाएगा। कितना बड़ा ये डेटा होगा उसका उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। अगर आप ये सोचो कि एक बुक है, यू हैव अ बुक एंड ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 लेटर्स। हर एक पेज जो इस बुक का है उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 1000 लेटर्स, राइट। हर एक पेज के ऊपर आपको 1000 लेटर्स मिल जाए एंड ईच बुक कंटेन्स 1000 पेजेस। समझ रहे हो आप इस बात को कि एक पेज है उसके ऊपर आपके पास 1000 लेटर्स हैं और ऐसी एक बुक है जिसके अंदर 1000 पेजेस आपको मिल जाए। तो आपको ऐसी कितनी बुक्स चाहिए होगी? सच 3300 such books would be required to store the information of the DNA sequence from a single human cell. इतना इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रखना, निकालना पड़ेगा और स्टोर करना पड़ेगा। इतनी मतलब आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी। आपको उन्होंने एक एग्जांपल देके आपको बताया, सिंपल सी बात है, जो भी हमने डेटा निकाला था वो हमने स्टोर किया था कंप्यूटर के अंदर, राइट। वी हैव यूज्ड सम like high like software in the computers to store this kind of data, right? So the enormous amount of data expected to be generated also necessitate to be a high speed computational devices. आपको एक अच्छा computational device with a high data storage के साथ आपको यहाँ पे यूज करना था। आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसके साथ साथ एक और फील्ड ने डेवलप किया था एंड दैट फील्ड वाज माय बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपकी एक नई फील्ड बनी थी जब आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपकी जो फील्ड थी, यहाँ पे आप ये सभी करते थे, डेटा एनालिसिस, डेटा स्टोरेज यहाँ पे इस फील्ड के अंदर किया जाता था। तो याद रखना, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था, क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरा इन बायोलॉजी कॉल्ड एज माय बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वो वाला आपका एक फील्ड था जो आपके यहाँ पे डेवलप किया गया था। इवन मैं अगर आपको बताऊंगा ना, सो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत रिसेंटली डेवलप किया है, लाइक आज से 20 साल, नॉट 20 बट एटलीस्ट 30 ईयर्स बैक ओनली बायोटेक्नोलॉजी आपका फील्ड आया। उसके लिए तो वो फील्ड था भी नहीं, उसके पहले कोई बात भी नहीं करता था कि बायोटेक में कोई जॉब्स होती है या करियर होता है, बट नाउ इट इज अ वेरी डेवलप्ड फील्ड एंड इट हैज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जनरल लाइफ साइंस,
आपके जैसे इवेंट बेटर होते गए, उसके वजह से आपके ये सारे फील्ड आपके डेवलप किए गए। हाँ जी बताइए अलजिया, बताइए क्या कह रहे हो आप, बोलिए। सर नीट एग्जाम में मतलब इससे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब कितने हाँ पैकेज में यूज हाँ, वो स्टेटमेंट्स आ सकती है अलजिया, स्टेटमेंट्स आ सकती है। यू कैन हैव अ स्टेटमेंट लाइक, एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि आपका पर बेस पेयर अमाउंट होता है आपका $6। सो यू शुड नो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए हम उसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। द ओनली गुड थिंग इज वो एनसीईआरटी में से ही आता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती जनरली, बट इसलिए आपको एनसीईआरटी यहाँ पे थर्ली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी? हाँ बेटा बोलो बोलो, किसी और ने भी कुछ सवाल पूछा था, बोलो। Okay, no सवाल। I thought Monica was asking something. All right, now let's see the goals of the HGP. इनके यहाँ पे goals क्या थे? What were the goals over here? तो goals आपको ये याद होने चाहिए। First of all, to know the complete human genome, to sequence or to know complete human genome। एक तो ये बात आपको यहाँ पे पता करनी थी कि पूरा ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड है और क्या उनका सीक्वेंस है, वो आपको यहाँ पे पता करना था, राइट। देन to know the number of genes, to know the number of genes presents कि आपके जीनोम के अंदर। अभी तो हम लोग जानते हैं you have roughly around 30,000 genes, बट वो टाइम पे लोगों को आइडिया नहीं था कि कितने जीन्स होते हैं, तो ये भी उन्हें पता करना था, राइट। टू स्टोर द डेटा, आफ्टर दैट यू वर सपोज्ड टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द डेटा, राइट। और स्टोर भी ऐसा करना है ताकि आप उसे यूज कर पाओ, दैट्स हाउ यू वर सपोज्ड टू स्टोर डेटा इन, एक्चुअली इट हैज टू बी स्टोर्ड इन द राइट इन कंप्यूटर्स ऑब्वियसली विद द हाई एंड सॉफ्टवेयर के अंदर उन डेटा को स्टोर करना, राइट। टू इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस, स्टोर करना, उसके बाद इम्प्रूव करना अपने डेटा एनालिसिस को, टू इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस। मैं आपको है ना अगली बार एक साइट दिखाऊंगा अगले क्लास के अंदर, उस साइट के अंदर आप जाके एक्चुअली पता लगा सकते हो कि एक माउस के अंदर डीएनए का सीक्वेंस का कितना नंबर है, या आपका जो इंसुलिन का जो जीन होता है उसका क्या सीक्वेंस क्या है। आपको एक साइट होती है, वेबसाइट होती है, आई विल शेयर दैट विद यू, so you can actually go and see all those things over there. So improve करना डेटा एनालिसिस को, to share the information, to share the information, आपने जो भी आपने सीक्वेंसिंग किया, to share the information, information किसके साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, with industries। तो ये जो भी आप यहाँ पे डेटा निकाल रहे हो ना, ये डेटा इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करना, मतलब ताकि वो उसे यूज कर पाए अपने पर्पस के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसको काफी हेल्प मिलती है जब आपके साथ ऐसा कोई जेनेटिक कोड वाला आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, उनको हेल्प मिलता है कुछ बनाने के लिए, कोई एंटीबायोटिक बनाने के लिए या कोई कोई वैक्सीन बनाने के लिए। सो दैट इज समथिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना और ऐसे डेटा को शेयर करना इंडस्ट्री के साथ बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और इनका जो गोल यहाँ पे ये था कि अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कई सारे इश्यूज आएंगे, कई सारी एथिकल कंपनीज होगी जो आके बोलेगी कि ये आपको करना नहीं चाहिए, कई सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स होंगे जो आके बोलेंगे कि ये करना सही नहीं है। तो उसको भी एड्रेस करने के लिए उनकी एक लॉबी थी, या उनको कहूंगा एक ऐसी टीम थी जो उस चीज को एड्रेस करने वाली थी। आपने कई बार ये सुना होगा ना, कई बार लोग मना करते हैं कि हमें एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. होती है, राइट। You have some NGOs वो आके करते हैं, then you also have some NGOs which come and tell you that you shouldn't hit the dogs, right? Right, I'm just giving you some random example, but you have some NGOs which will go and tell the GMOs, वो कहते हैं कि genetically modified organisms use नहीं करने चाहिए, plants use नहीं करने चाहिए, organic farming करनी चाहिए, right? So all those things come. So to address all those kind of issues, ऐसे issues को address करना, right, issues which are going to be social issues या ethical issues, right, इनको डील करने के लिए भी इनका प्लानिंग था, इनको पता था ये सब भी होगा, राइट। और होता है व्हेन यू डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ बायोटेक में भी फील्ड के अंदर काफी चीजों को लेके क्वेश्चनेबल चीजें होती है, लाइक लैब रैट को आप क्यों यूज कर रहे हो, राइट, फॉर द ड्रग टेस्टिंग के लिए, बट द क्वेश्चन इज लैब रैट को अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप किस पे यूज करोगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। जो लोग मना करते हैं इस चीज के लिए, दे शुड आल्सो हैव आंसर फॉर दैट, हाउ यू आर गोइंग टू
make a drug, how you are going to create such kind of vaccines, how you are going to create such kind of antibiotics, how you are going to create such kind of medicines जो actually में treat करती है human beings को, right? So that also comes a question over here. Okay, so I hope you are understanding what I'm trying to tell you. So ये सारे इनके यहाँ पे goals थे, they were trying to achieve over there, to know the complete human genome, to know the number of genes कितने आपके यहाँ पे, to store the data in a such a way कि उसे आप retrieve कर सको easily, data analysis, to share the information with the industry, and to address the issues which are going to be social as well as for the ethical issues. So now you have over here, identify all the approximately goals इनके यहाँ पे कि जो भी आपके यहाँ पे genes थे 20,000 25,000 जो भी आपके genes का नंबर था उन्हें तब मालूम नहीं था, to identify their genes कि कितने genes है आपके यहाँ पे और उनका sequence क्या है, to determine the sequence of all the 3 billion chemical base pair, इसका sequence जानना भी उनका एक यहाँ पे goal था जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, right? Store the information in the database, database के अंदर information को store करना, improve the tools for data analysis, आपने जो भी information को store किया उसको आप डेटा एनालिसिस करके आप उसे लाइक समझ पाओ कि वो डेटा है क्या आपका यहाँ पे, टू इम्प्रूव द टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस करना, राइट? आपने डेटा स्टोर तो कर देंगे, आप उसे अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे देन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता, राइट? ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, एंड एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज that may rise from project. अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है जिसको आप हैंडल कर सकते हो, क्या लगता है आपको हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्या हमें जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और इसके अगर मैं एग्जांपल दूं प्लांट्स, क्या हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताइए हैंडल्स करिए, बताइए मोनिका क्या कहना चाहते हो आप? सर करना चाहिए यूज, इनका करना चाहिए, ठीक है, और क्यों करना चाहिए यूज? इट्स नथिंग लाइक रॉन्ग एंड राइट, क्यों करना चाहिए? हाँ बोलो सर। मतलब जैसे कि अगर हम इससे हम न्यू स्पीशीज को कर सकते हैं ना कि अगर फिर जैसे कोई ऐसा होगा कि प्लांट होगा ना जिसको कोई बैक्टीरिया अगर खा जा रहा है तो वो जल्दी मतलब वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसी कोई कंडीशंस होगी वहां पे हम ऐसा भी कोई वो कर सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मतलब उसको कोई बैक्टीरिया से अगर वो हो खतरा वगैरह में जैसे खा सकते हो, लेकिन अगर हम ऐसा कोई बना दे प्लांट्स जिससे मतलब बैक्टीरिया को खा नहीं पाए तो फिर वो उसके लिए अच्छा है ना, राइट? सही है, सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसको कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई पेस्टिसाइड उससे वहां पे अफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो यस, आई एम क्वाइट ओके विद योर आंसर, आई एक्सेप्ट। एनीथिंग एल्स? हाँ जी अलजिया बताइए, बाकी लोग भी बताइए आपका भी क्या स्कूल ऑफ थॉट है। देयर इज नथिंग लाइक रॉन्ग एंड राइट, यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। बताइए अलजिया। So genetically modified plants helpful होते हैं species आगे बढ़ाने के लिए, different types की species को grow करने के लिए। ठीक है, मतलब आप इसके साथ हो कि आपको इन्हें ग्रो करना चाहिए बिकॉज दे आल्सो हेल्प द पीपल एंड द फार्मर्स ओवर देयर, सो दे कैन आल्सो कल्टीवेट। ऑलराइट, ओके। टू एनीवन एल्स विद देयर एनी स्कूल ऑफ थॉट? और भी कोई होंगे जो बताइए आपके कोई स्कूल ऑफ थॉट हो तो, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? एनीवन? बस अरे बोलो, ये पढ़ाई तो ठीक है, अनलेस यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसे जीन एक्सप्रेस करता है वैसे तुम्हें भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। आई टेल यू समथिंग, लाइफ में वही डिफरेंस क्रिएट करेगा, यू विल रियलाइज लेटर और सूनर और लेटर, नथिंग, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू मोनिका एंड अलजिया फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये गोल्स याद रखना, ओके। अब इसमें और भी चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे कि कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व था, किसने किया था ये प्रोजेक्ट, कौन सी कंट्री ने किया था, राइट? सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फॉर अ 13-year प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे ये, और कौन यहाँ पे इन्वॉल्व था, तो दो चीज रखना। पहले तो यहाँ पे इन्वॉल्व थे आपके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इन्वॉल्व था, जिसने बोला था कि हम देंगे पैसा ये करने के लिए, दे वर द फर्स्ट वन। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वाज द सेकंड ग्रुप ओवर देयर। तो ये मेरे यहाँ पे दो ग्रुप थे जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे फॉर दिस 13-year प्रोजेक्ट के लिए। ये यहाँ पे रेडी थे कि हम राइट प्रोजेक्ट के लिए, लाइक दे वर द पीपल हु एक्चुअली इनिशिएटेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके। अब अर्ली स्टेज में क्या हुआ था इस प्रोजेक्ट के अंदर, और भी कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। वेलकम ट्रस्ट फ्रॉम यूके से एक वेलकम ट्रस्ट था विच बिकम अ मेजर पार्टनर बना, मतलब आप समझ पा रहे हो, लाइक दे वर आल्सो द कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी
कंट्रीब्यूटर वो लोग यहाँ पे ये थे, वेलकम ट्रस्ट वाले, राइट, वो द मेजर पार्टनर ओवर हियर। उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज थी विच वर आल्सो द कंट्रीब्यूटर्स लेटर, दे वर माय जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, right, these are the also other countries which became a later contributor in the field of this particular in understanding the human genome project के अंदर। ये लोग भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। देख लो इंडिया का नाम नहीं है यहाँ पे, you don't have India's name, क्योंकि इंडिया के बच्चे बोलते ही नहीं है कुछ, नहीं था ना, इंडिया वालों को आइडिया नहीं होना पहले का। राइट राइट राइट, वो टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं था हमारे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइक बायोटेक एंड एवरीथिंग, दैट्स ट्रू। आज की डेट में कई सारी वैक्सीन हमारे यहाँ से ही बन के जाती है, लाइक मेनी वैक्सीन एंड मेनी एंटीबायोटिक्स हैव बीन मेड ओवर हियर, वी आर द मेजर सप्लायर्स राइट नाउ, बट स्टिल या, सो यस ट्रू। सो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन द ईयर ऑफ 2003, मैंने आपको बता दिया 13 इयर्स तक आपके यहाँ पे चला था। एंड जो भी यहाँ पे नॉलेज आपको मिलने वाली थी आपको काफी हेल्पफुल होने वाली थी। नॉलेज अबाउट द डीएनए वेरिएशन एंड द इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू डायग्नोसिस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, इट वाज गोइंग टू हेल्प यू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी, ये सारी फील्ड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूजफुल होने वाली थी। याद रखना, नॉट ओनली योर मेडिसिन बट कई सारी बाकी फील्ड्स में भी इसका यूज होने वाला था, लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए या इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। तो ये सारी फील्ड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिजीज को ट्रीट करना तो ठीक है, वो तो एक हो ही गया, बट उसके अलावा भी कई सारी फील्ड्स थी जिसके अंदर इसका इंपॉर्टेंस होने वाला था। लाइक बिसाइड ट्रीटिंग ऑल द डिसऑर्डर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, डिसऑर्डर ट्रीट करना वो सब तो सब ठीक है, उसके अलावा आपने जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रन किया था, वैसे आपने कई सारे नॉन ह्यूमन के ऊपर भी आपने प्रोजेक्ट रन किया था। और नॉन ह्यूमन एनिमल्स आपके यहाँ पे कौन से थे? जैसे आपका हो गया आपका सी एलेंगन्स। सी एलेंगन्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ निमेटोडा। फिर आपका एक ड्रोसोफिला हमने जानते हो, उसका भी प्रोजेक्ट रन किया था, जहां पे आपने उसका पूरा सीक्वेंसिंग आपने किया था। देन सम प्लांट्स, राइस प्लांट आपका हो गया, आरिबडोस प्लांट आपका यहाँ पे हो गया, इसके अंदर आपने सीक्वेंसिंग किया था। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आपने काम किया हुआ है, और ये सब करने का फायदा आपको बहुत सारे फील्ड में आपको मिल रहा है, right? This all understanding of the natural, so basically all this DNA sequence can lead to understanding of a natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production and environmental remediation. Remediation का मतलब solve करना, environmental issues को solve करना, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ just to make you explain ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं समझ पा रहा हूं कि मेरा बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, या मैं समझ पा रहा हूं कि वो ऐसा क्या बना रहा है जिससे हम ऑयल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप समझो, एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका काम होता है या जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो ऑयल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ये चीज समझ जाते हैं, अगर हम उसका डीएनए समझ जाते हैं, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि वो कैसे उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को और ज्यादा ग्रो करके हम उन्हें वहां पे रिलीज कर सकते हैं जहां पे ऑयल स्पिल होता है। जहां पे कई बार आपने ये चीज सुनी होगी, आपने शायद कभी पढ़ा होगा, ऑयल स्पिल होता है आपका ओशंस में। तो ओशंस में क्या होता है, कई बार आपके ऑयल टैंकर्स में से ऑयल निकलने लगता है, इंडस्ट्री में से ऑयल स्पिल होता है। तो अगर आप कभी पिक्चर डालोगे ना गूगल पे स्पिल्स और उसका इम्पैक्ट, तो कई सारे वहां पे जो पूरा जो इकोसिस्टम वहां पे डैमेज होता है। हाँ बेटा बोलना, क्या कह रहे हो आप? पूरा बताइए कैसे होगा ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल जनरली क्या होता है कि ऑयल के जो टैंकर्स होते हैं ना, जो आपके मूव कर रहे होते हैं ओशंस में, लाइक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो वो टाइम पे कई बार उनमें से ऑयल स्पिल्स होता है, डैमेज हो गया टैंकर के अंदर तो ऑयल स्पिल होता है। कई सारी रिफाइनरीज आपकी जो होती है वो सेटअप होती है ओशन के बीच में, तो वहां से ऑयल स्पिल हो रहा होता है। सो दैट ऑयल इज एक्चुअली गोइंग टू डैमेज द इकोसिस्टम। ओके, सो ऐसी जगहों पे अगर आप ऐसे बैक्टीरिया यूज करो जो उसे जाके ब्रेक डाउन करे, दैट्स एग्जांपल आई एम गिविंग यू, सो दैट यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द एनवायरमेंटल कंसर्न ओवर देयर। तो ये सब जानने के लिए भी आपको उनके डीएनए को जानना जरूरी होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ सेक्टर्स, जो हम अगेन दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर। तो ये बात याद रखना है, इसके कई सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मेथड्स हमने यहाँ पे यूज किए थे, व्हाट वर द मेथड यूज्ड फॉर माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, कौन से मेथड यहाँ पे यूज किए गए थे। तो दो मेथड आपको यहाँ पे याद रखते हैं, एक तो आपका होगा एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस और एक होगा यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन। मैं पहले आपको बताता हूँ यहाँ पे व्हाट इज माय एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस। क्या होता है आपका यहाँ पे एक्सप्रेस टैग
सीक्वेंस। एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप सिर्फ उन्हीं जीन्स का सीक्वेंसिंग करोगे जो आरएनए बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे होता है sequencing of those genes, sequencing of those genes which express and makes RNA। जितने भी आपके जीन से जो आपके आरएनए बना रहे हैं उनका सीक्वेंसिंग करना, ये उनका एक पहला टेक्निक था, ये इनका एक तरीका था आपके डीएनए को जानने का, कि आप पहले वही सारे डीएनए को पकड़ो, वही सारे डीएनए को आप देखो या उसका सीक्वेंस बनाओ जिनमें से आपका आरएनए बन के निकलता है। और दूसरा इनका तरीका क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन का। दूसरा जो उनका यहाँ पे टेक्निक था वो जो काफी लंबा टेक्निक था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक था, जिस और मैं सीक्वेंस एनोटेशन वाला, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप पूरे डीएनए को आप उसका सीक्वेंसिंग करो, कोडिंग नॉन कोडिंग आप कुछ मत देखो, पूरा डीएनए जो आपका है वहां पे जो कोड कर रहा है उसका भी सीक्वेंसिंग आप करो, जो कोड नहीं कर रहा है, जो किसी प्रोटीन या आरएनए के लिए कोड नहीं कर रहा डीएनए, उसको भी आप सीक्वेंस करो। तो यहाँ पे यू आर डूइंग द कंप्लीट सीक्वेंसिंग, यू आर डूइंग द कंप्लीट सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन का दोनों का सीक्वेंसिंग आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि मैं जो आरएनए बना रहा है उसको ही मैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग करूंगा, मैं पूरे डीएनए का कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा कोडिंग कर रहा है वो डीएनए, चाहे वो आरएनए वहां पे कोड हो रहा हो या ना हो रहा हो, पूरे डीएनए का मैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग करूंगा। तो आप समझ पा रहे हो इनमें से कौन सा टेक्निक है जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, सीक्वेंस एनोटेशन। मेरा ज्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा। एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस इतना टाइम नहीं लेगा, बट ये वाला टेक्निक मेरा बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा, राइट। तो ये दो इनके यहाँ पे टेक्निक थे करने के, दीज वर द टू टेक्निक दे वर यूजिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेथड इन्वॉल्व्ड, जस्ट वेट अ मिनट, द मेथड इन्वॉल्व्ड टू मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच वाज आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ आरएनए, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करो, दैट इज कॉल्ड माय एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। Okay. The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding or non-coding। दूसरा अप्रोच उनका बिल्कुल ब्लाइंड था कि सब कुछ हम सीक्वेंसिंग करेंगे यहाँ पे, एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन। पहले सबका आप सीक्वेंस बना लो, फिर आप देखो कि कौन क्या कर रहा है, यही उन्होंने आपको बोला, लेटर असाइनिंग द डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन, टर्म्ड एज अ सीक्वेंस एनोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन से टर्म में क्या टेक्निक था वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, स्पेशली मेरे यूके के बच्चों के लिए? इज दिस स्टेटमेंट काजल, महेश, अक्षय, प्रखर एंड ऑल द अदर बॉयज, राइट, अनिरुद्ध एंड ऑल अदर बॉयज, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मैं इसको लाइक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, बिकॉज सेंटेंस समझ आना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल, isolate and convert into random fragments। अच्छा, आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये भी मैं समझाता हूँ। समझो आपने ये डीएनए का पूरा सीक्वेंस आपने निकाला, यू हैव मेड दिस, ये पूरा डीएनए यहाँ पे लिया, इसका मुझे सीक्वेंस पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं कई सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो मेरे लिए सीक्वेंस पता करना आसान हो जाएगा। अब मैंने फ्रेगमेंट डिवाइड किया, मैंने सबको बांट दिया, मैंने बोल दिया कि भैया पहला फ्रेगमेंट आप मोनिका आप देख लो, या लजानवी आप देख लो, दीपिका आप देख लो, आप क्लास में नहीं आए थे कल, लेकिन ये पता लगाओ ये क्या है सीक्वेंस, राइट। समथिंग आई डू दिस लाइक दिस एंड आई गिव द शेयर द सीक्वेंस विद ऑल ऑफ यू, राइट। सो इट बिकम्स मच मोर इजियर टू नो द सीक्वेंस ओवर देयर, राइट। उनका सीक्वेंस जानना आपके लिए ज्यादा आसान होता है। और सीक्वेंस जानने के बाद क्या करता हूँ ना, अब समझो इस बात को, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट मेरा यहाँ पे है, जो मेरा स्मॉल फ्रेगमेंट यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इस फ्रेगमेंट को मैं डाल दूंगा एक बैक्टीरिया के अंदर क्लोनिंग करने के लिए। ये जो फ्रेगमेंट होगा इसके मैं करूंगा क्लोनिंग। क्लोनिंग करना मतलब कॉपी बनाना, सिंपल लैंग्वेज में क्लोनिंग करना मतलब, अरे बेटा, अरे आई एम जस्ट सेइंग, ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूँ बेटा, दीपिका एक्सप्लेन मत करो, आई एम जस्ट सेइंग ऐसे ही, इतना लोड नहीं लेते बेटा, ऐसे लोड लोगे कैसे चलेगा। सो
द फ्रेगमेंट जो आपका यहाँ पे होता है ना, इसका हम करेंगे यहाँ पे क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कॉपी बनाना। जब भी आपके सामने कोई बोले कि क्लोनिंग करनी है तो कॉपी बनानी है, राइट। ये बात याद रखना। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे, मेरे पास ये रैट है, मोनिका इसकी क्लोनिंग करके दो, तो आई नीड मोर नंबर ऑफ सच रैट्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज माय क्लोनिंग, डुप्लीकेट करना। तो आप यहाँ पे करते क्या हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो फ्रेगमेंट आपको मिलेगा ना यहाँ पे, इसको आप डालोगे बैक्टीरिया के अंदर। दिस फ्रेगमेंट जो मेरे पास यहाँ पे है, इसको आप डालोगे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। तो समझो मैं एक बैक्टीरिया यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, समझो मेरा बैक्टीरिया है, राइट। और इस बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा, उसके अंदर मैं ये अपना स्मॉल सीक्वेंस में वहां पे लगा दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसकी क्लोनिंग, अब बैक्टीरिया तो डिवाइड करेगा, आप जानते हो एक बैक्टीरिया कितने मिनट के बाद डिवाइड करता है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। राइट। हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया मेरा यहाँ पे डिवाइड करेगा। हर 20 मिनट्स के बाद मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड करता है। अगर हर 20 मिनट बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो आप सोचो कितने सारे क्लोन्स यहाँ पे मेरे मुझे बन के मिल जाएंगे। सो ये करा जाता है, आपने अपना फ्रेगमेंट यहाँ पे डाल दिया, अब बैक्टीरिया को आप डिवाइड करें एंड इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज वहां पे की गई थी। दिस इज समथिंग व्हिच वाज डन टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स ओवर देयर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड, टोटल डीएनए हमने आइसोलेट किया, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट उसे कन्वर्ट कर दिया ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, राइट। याद रखना डीएनए काफी लंबा होता है, इसलिए हमने उसे ब्रेक डाउन करके उसे हमने स्मॉल साइज में डिवाइड कर दिया। एंड क्लोन्ड इन अ सुटेबल होस्ट, होस्ट मतलब बैक्टीरिया, एंड यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर मतलब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना, इसको हम बोलेंगे एज अ वेक्टर। ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वेक्टर। ये बेसिकली है कि आपका यहाँ पे इट्स अ बैक्टीरियल डीएनए, इट इज गोइंग टू बी योर बैक्टीरियल डीएनए। तो इसमें मैंने मेरे यहाँ पे फ्रेगमेंट डाला, राइट, और उसे वहां पे ग्रो किया। The cloning resulted into amplification of each piece of my DNA fragment so that it is subsequently could be sequenced with the ease. तो इसको हमने एम्पलीफाई कर लिया, हमारे डीएनए को हमने यहाँ पे एम्पलीफाई कर लिया। अब उसको मैं यहाँ पे लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और बोलूंगा कि चलिए अब इसका आप सीक्वेंसिंग वहां पे आप चालू कर दीजिए, आराम से बैठ के आप इसका सीक्वेंसिंग करिए। तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है। दिस इज समथिंग विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया और ईस्ट, ये कॉमनली आपके यहाँ पे होस्ट थे। और जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे इनके नाम याद रखना, द वेक्टर्स वर कॉल्ड एज माय बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये याद रखना, ये मेरे यहाँ पे वेक्टर्स थे, ये आपको बैक्टीरिया में और ईस्ट में मिलते हैं। दीज वर माय वेक्टर्स। वेक्टर वो होता है जहां पे मैं अपना डीएनए लगाता हूँ, और डीएनए में सिंपल सी बात है दूसरे डीएनए के अंदर ही जाके लगाऊंगा, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दी स्टेटमेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. याद इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए सो यू शुड नो व्हाट इज माय एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस, यू शुड नो व्हाट इज माय सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, और ये वाली कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी विल फाइंड। ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे इतने सारे बना लिए, इनको जानना कि इसमें क्या है, लाइक सीक्वेंस एक्चुअली है क्या, ATGC क्या सीक्वेंस है, ये करने के लिए फ्रेडरिक सैंगर ने हमारे यहाँ पे हेल्प की थी, राइट। सो लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट, यहाँ तक हम इसे रखते हैं, लेट्स नॉट गो, क्योंकि आपके यहाँ पे टाइम हो चुका है। बट यहाँ तक मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लो, और मैं चाहूंगा कि आप आगे का भी पढ़ के आओ एक बार खुद से। जस्ट रीड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके दो ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यू रीड दिस फ्रॉम योर एंड एज वेल, ताकि फिर मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँ। अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, ये आप फ्यूचर में समझ पाओगे। इसके अंदर कुछ चीजें जो आप अभी नहीं समझ सकते वो बाद में समझोगे, बट जो आगे की चीजें आपके यहाँ पे हैं, रीड बाय योरसेल्फ वंस, ताकि मुझे फटाफट में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकूं, ठीक है। बट जितना अभी बताया गया, आई थिंक इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। सो यहाँ पे इतनी बात याद रखना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एंड यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस एज वेल, राइट। अब रह क्या गया आपका चैप्टर में, ये रह गया आपका, और आपका एक रह गया आपका यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बार ये दोनों चीजें अगर आपके यहाँ पे होगी, देन दैट्स इट, आपका लेक्चर यहाँ पे आपका चैप्टर आपका फाइनली आपका खत्म होगा। दिस चैप्टर इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन अदर चैप्टर्स, वो आपको फील हुआ होगा, राइट, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। डिफिकल्ट है ये, तो डिफिकल्ट इन द सेंस ये नया है, कुछ चीजें यहाँ पे आपके लिए नई है बिल्कुल, पहले से वो ओवरलैप नहीं करती, दैट इज व्हाई, बट दैट्स ओके। और इसलिए हमने एक क्लास रखी है कल 3:30 बजे से, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और आप ओपनली आप अपने क्वेरीज आप बता सको,
एज इफ यहाँ पे तो चांस ही नहीं मिलता ओपनली बताने का, राइट। हाँ जी बताइए सिद्धरा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर कल कितने बजे रिवीजन क्लास है? 3:30 को रखते हैं, 3:30 को। किस चैप्टर की? इसी चैप्टर में मैं क्या करूंगा, पहले करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन का रिवीजन, एक बार वापस से रेप्लिकेशन कर लेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ चीजें आप देख लेंगे, आप मुझे बताएंगे कुछ चीजें मैं एनसीईआरटी से बताऊंगा, कुछ लोग को एनसीईआरटी पढ़ते समय चीजें समझ नहीं आ रही, सो विल हैव अ रिवीजन, विल सॉल्व दैट एज वेल। सो सब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया करा दिया, ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलिए, बेटा बोलिए। सर वो यहाँ पे लिखा था ना कि 3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं और ह्यूमन वहां पे में। 6.6 लिखा था, वो कहता ना आप वहां पे, यस सर। यू जस्ट हैव टू फॉलो। देखो वो थोड़ा वेरी करेगा, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे जो वैल्यू आएगी वो आपको वहां पे याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो भी ओल्ड वैल्यूज है एक्चुअली में, राइट। सो या वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको वहां पे मिलेगा होते हुए, सो दैट्स ओके, ठीक है। अब और क्लास जो